हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इन फी। मेरा नाम है श्रेष गुप्ता और आज मैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का पार्ट 3 रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि हमारा ऐप भी लॉन्च हो चुका है। आप चाहें तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। तो पिछले बार डिस्कशन हो रहा था पार्ट 2 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, और मैंने स्पेस टाइम का कॉइन टर्म किया था। मैंने बोला था कि स्पेस टाइम कोई चीज़ होती है और उसके बारे में अब डिटेल्स में आज बात करेंगे। और आज हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो एक्सटेंडेड लेवल है, जिसको हम लोग जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं, हम वो भी पढ़ेंगे। और लास्ट में वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट जियोडेसिक्स। ठीक है, जियोडेसिक्स क्या होता है कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, पर मैं समझा दूंगा क्या होता है। जियोडेसिक इसलिए बताऊंगा क्योंकि जियोडेसिक का यूज करके हम लोग जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझाते हैं। ठीक है, तो स्पेस टाइम क्या है? वेल, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि टाइम जो है वो स्लो हो जाता है किसी भी वेलोसिटी की वजह से। मतलब अगर आप मूव कर रहे हैं किसी फास्ट स्पीड से मेरे रेस्पेक्ट में, तो आपका टाइम स्लो हो जाएगा मेरे रेस्पेक्ट में। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि टाइम और जो स्पेस है वो दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि वो दोनों एक ही चीज के पार्ट हैं। स्पेस एंड टाइम आर नॉट अ डिफरेंट थिंग्स। तो हमने कॉइन टर्म किया स्पेस टाइम। स्पेस टाइम का मतलब क्या कि स्पेस और टाइम दोनों स्पेस टाइम के ही पार्ट हैं, दोनों अलग नहीं है। अगर स्पेस में कुछ भी घटना घटती है तो उसका इफेक्ट टाइम पे भी पड़ता है, और टाइम पे कुछ होता है तो स्पेस में भी होता है। इनफैक्ट हमारे वैदिक कल्चर में ये माना जाता है कि टाइम का क्रिएशन जो है उसकी वजह से ये स्पेस क्रिएट हुआ है, और टाइम और स्पेस दोनों इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। एक भी क्रिएशन डिस्ट्रॉय होगा तो दूसरे को डिस्ट्रॉय होना ही पड़ेगा, ऐसा माना जाता है। सो ड्यू टू द वर्क ऑफ आइंस्टीन, फिजिसिस्ट रियलाइज्ड दैट टाइम कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम द थ्री डायमेंशंस ऑफ स्पेस। मतलब कि अगर स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, मतलब कि हम जो बोल रहे थे कि हम थ्री डायमेंशनल स्पेस में रहते हैं, वो गलत हो गया, क्योंकि एक एक्स्ट्रा डायमेंशन भी आ गया विच इज टाइम। क्यों आया, मैं रीजन समझाता हूं। पहले ना डायमेंशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। डायमेंशंस क्या करते हैं एक्चुअल में? डायमेंशंस आपका पोजीशन बताते हैं किसी भी पर्टिकुलर जगह पे। मतलब मान लो मैंने बोला कि ये एक पॉइंट है, मैं यहां पर हूं, तो ये पॉइंट को आप डिफाइन कैसे करते हो? आप एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हो, आप बोलते हो इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं, और इस कार्टेशियन प्लेन के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन है एक्स वाई जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, पहले तक ये बहुत सही था। तो थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में हम लोग जी रहे थे, हम मानते थे। लेकिन अब हमको पता चला कि टाइम है वो भी एक रिलेटिव टर्म है। मतलब कि आपका जो पोजीशन है एक्स वाई जेड, उसके साथ साथ आपका जो टाइम है वो भी मेजर अलग अलग होगा। जैसे कि अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं ना, मान लेते हैं कि दो इंसान है। एक इंसान ने एक अपना कार्टेशियन प्लेन बनाया, उसने बोला कि उसके बेस पे यहां पर ही पोजीशन है x1 y1 z1। दूसरे ने एक यहां पर बनाया कार्टेशियन प्लेन, उसने बोला कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग में पोजीशन यहां पर है x2 y2 z2। तो सेम पोजीशन के लिए एक आदमी क्या बोल रहा है x1 y1 z1, दूसरा बोल रहा है x2 y2 z2। अब पिछले जमाने के हिसाब से दोनों के लिए टाइम तो सेम होगा। मतलब जब तक हम लोग रिलेटिविटी नहीं पढ़े हैं तब तक हम लोग क्या मान रहे हैं कि टाइम सबके लिए सेम होता है, सब कोई टाइम को एक जैसा ही मेजर करते हैं। तो यहां पर ये बोलेगा x1 y1 z1 t, ये भी बोलेगा x2 y2 z2 t। ठीक है, तो दोनों को टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने टाइम को एक डायमेंशन नहीं माना था। लेकिन अब क्या हुआ, आइंस्टीन की थ्योरी के बाद टाइम रिलेटिव हो गया। टाइम रिलेटिव प्रूफ होने का मतलब क्या हो गया कि इसके लिए अगर टाइम t1 है तो इसके लिए t2 होगा, दोनों सेम होंगे, ये जरूरी नहीं है। तो अब जो ये पर्सन है, जो पहला पर्सन है, वो पोजीशन बताएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो क्या बोलेगा x1 y1 z1 t1, और दूसरा वाला क्या बोलेगा x2 y2 z2 t2। मतलब टाइम को भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा किसी भी पोजीशन को बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर नॉट लिविंग इन थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड, एक्चुअली वी आर लिविंग इन अ फोर डायमेंशनल वर्ल्ड। ठीक है, तो टाइम और स्पेस जो है वो एक साथ मिलकर क्या कहलाते हैं? स्पेस टाइम कहलाते हैं। मैंने तुमको वो फंडा समझा दिया, मैंने ये समझा दिया कि टाइम एक डायमेंशन क्यों है। ठीक है, अब स्पेस और टाइम के एक साथ इंटरवाइंड होने की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू होंगे, जो मैं अभी आके समझाऊंगा, और जिसको एक्सप्लेन करने के लिए जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इन्वेंशन करना पड़ा। ठीक है, पर उससे पहले ना हम लोग ये कोन डायग्राम समझ लेते हैं। ये जो डायग्राम यहां पर आप लोगों को दिख रहा है,
ये 4 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है 2D प्लेन में। 2D प्लेन में अपन क्या कर रहे हैं, अपन को ये जो x दिखाई दे रहा है, ये x एक्सिस, इसको हम बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा 3 डायमेंशन स्पेस का है। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये 1 डायमेंशन है, x तो सिर्फ 1 डायमेंशन हुआ, लेकिन हम क्या मान रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि ये एक पूरा स्पेस का डायमेंशन है। तो ये 3 डायमेंशन के अलावा जो चौथा डायमेंशन है उसको हमने y एक्सिस से रिप्रेजेंट कर दिया। ये सिर्फ समझने के लिए हम कर रहे हैं ना, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो हमने क्या बोला कि y एक्सिस पे अगर टाइम है और x एक्सिस में पूरा का पूरा स्पेस कोऑर्डिनेट है, तो ये जो ग्राफ है ये कुछ रिप्रेजेंट करेगा हमारे वर्ल्ड को। कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका जो 000 है उसके नीचे वाले जो हैं वो कहलाएंगे पास्ट, इसके ऊपर वाला जो है वो कहलाएगा फ्यूचर। तो यहाँ पर ये जो कोन बने हुए हैं, इस कोन के बनाने का क्या फायदा, मतलब क्यों ये डायग्राम में ये कोन बन रखा है। वेल, ये कोन रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूचर कोन और पास्ट कोन। क्या होते हैं फ्यूचर कोन और पास्ट कोन? मान लो कि ये जो ओरिजिन है, दिस इज द प्रेजेंट, आप प्रेजेंट में भी जी रहे हो। अब क्या होगा कि आप स्पेस में जब मूव करते हो, वेलोसिटी के साथ मूव करते हो, मतलब आपके पास कोई वेलोसिटी है तो आप मूव करोगे, ठीक है। तो आप स्पेस में मूव कर रहे हो, उससे क्या होगा, आप जितना ज्यादा तेज मूव करोगे उतना स्लो आप टाइम में जाओगे। मतलब ये जो आपका कोन बिल्डअप हो रहा है, ये कोन आप पूरा टाइम ऐसे कवर नहीं कर सकते हो। आप अगर सोचो कि यार मैं टाइम वाले में पूरा इधर से ऐसा हो जाऊं, तो हर चीज नहीं कर सकते हो। आपकी स्पीड पे आपका एक लिमिट है कोन का एक साइज बनाने का, क्रिएशन। तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये कोन, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कोन। ये बता रहा है कि अगर आप टाइम को 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में इमेजिन करना चाहो तो इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे जैसे स्पेस में आपका स्पीड बढ़ेगा, आपका टाइम स्लो होगा, टाइम स्लो होगा तो आपका कोन छोटा बनेगा। अगर आप धीरे धीरे चलोगे तो आपका कोन बड़ा बनेगा। बस ये रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एक तरीका है रिलेटिविटी को समझाने का। इतना कोन में जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने को तो सिंपली पता है ना, स्पीड ज्यादा तेज उतना टाइम स्लो, स्पीड स्लो टाइम ज्यादा, बस सिंपल है। मतलब जो फास्ट उसका अपोजिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तेज जाओ टाइम धीरे बीतेगा, धीरे जाओ टाइम तेज बीतेगा, ठीक है। तो ये था स्पेस टाइम का फंडा। अब स्पेस टाइम के आने से क्या फर्क हुआ, हमने बोला कि यार टाइम रिलेटिव है और वो स्पेस से भी रिलेटेड है। लेकिन आइंस्टीन के आने से पहले हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स को फॉलो कर रहे थे, जहां पर न्यूटन ये मानता था कि स्पेस और टाइम जो है वो दोनों के दोनों एब्सोल्यूट टर्म्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ही उसने अपनी थ्योरीज बनाई, उसके जो भी ग्रेविटेशन की थ्योरी और मोशन के लॉस बनाए, सब कुछ उसने उस बेस पे बनाया। तो अब हुआ क्या कि टाइम रिलेटिव होने की वजह से हमको बोलना पड़ा कि न्यूटन वाज रॉन्ग। उसकी जो ग्रेविटी की थ्योरी थी, इट वाज रॉन्ग, ओवरऑल रॉन्ग। ऑल्दो उसका अप्रोक्सीमेशन अभी हम लोग यूज करते हैं, अभी भी हम पढ़ते हैं। तुम पूछोगे तो सर अगर गलत है तो पढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसका अप्रोक्सीमेशन लगभग सही सही आता है। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काफी टफ है, जो स्कूल लेवल पे हम नहीं पढ़ा सकते हैं, बच्चों को समझ नहीं आएंगी। इसलिए हम लोग अभी भी न्यूटन की थ्योरी को ही, आम इंसान को न्यूटन की थ्योरी से ही बताते हैं। बट न्यूटन वाज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग था? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, एट एनी गिवन टाइम ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय अ फोर्स दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम एट दैट टाइम। ठीक है, ये एट दैट टाइम को मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से दिक्कत है। न्यूटन ने क्या बोला, 2 मास हैं, इन दोनों मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और वो फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है कि उस टाइम पे कितना डिस्टेंस है उनके बीच में, ऐसा न्यूटन ने बोला। लेकिन अभी हमने बोला कि टाइम तो रिलेटिव है। मतलब कि अगर एक आदमी बोल रहा है कि यार ये उस टाइम पे, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं ये तो उस टाइम का बात है, तो उस टाइम पे डिस्टेंस ज्यादा था मान लो। कैन यू सी? मतलब मान लो कि ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, मैंने बोला कि 10 मीटर है। मैंने कब बोला? मैंने बोला कि t=1 सेकंड पे ये 10 मीटर है, पर मेरे t=1 सेकंड बीतने पे हो सकता है दूसरे आदमी का t=2 सेकंड बीत गया हो, तो वो क्या बोलेगा, यार वो तो ऑलरेडी करीब आ चुके हैं। तो हम दोनों अलग अलग टाइम मेजर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बीच का डिस्टेंस भी अलग अलग आ रहा है, जिस वजह से हम बोले कि यार न्यूटन का थ्योरी रॉन्ग था। उसने जो भी बोला था वो अप्रोक्सीमेशन सही आ रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन उसकी थ्योरी गलत थी। तो हमको क्या करना पड़ा, हमको अब क्या था कि जिम्मेदारी आ गई कि यार न्यूटन अगर गलत है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स वी नीड अ न्यू थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। वी नीड, क्योंकि देखो ग्रेविटी तो है, हम एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट से चेक कर सकते हैं। ये देखो ना, ये देखो, मैंने ये पेन नहीं गिराऊंगा, ये टूट जाएगा। ये जैसे मैंने ये इसको छोड़ा, ग्रेविटी गिरी ना, तो ग्रेविटी तो वर्क कर रही है, पर वो है क्या, उसकी थ्योरी क्या है? इसका जिम्मेदारी किस पे आया? अल्बर्ट आइंस्टीन पे आया।
क्यों आया भाई? क्योंकि तूने ही रॉन्ग प्रूफ किया है, तू ही जीनियस है अभी के टाइम का, तो अब तू बता कि भाई ग्रेविटी क्या होती है। ऑल्दो आइंस्टीन जो था वो ग्रेविटी पे कोई थ्योरी नहीं बना रहा था, तो जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अभी मैं बताऊंगा वो बनाने का उसका मकसद ग्रेविटी नहीं था कि ग्रेविटी को एक्सप्लेन करे, वो बस कुछ और डिस्कवर कर रहा था, पर वो ग्रेविटी पे पहुंच गया उसका कंक्लूजन। ठीक है, हुआ क्या था कि न्यूटन का जो थ्योरी था, सॉरी आइंस्टीन का जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, वो इनर्शियल फ्रेम्स पे एप्लीकेबल था। मतलब वो उन फ्रेम पे ही एप्लीकेबल था जो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी या तो रेस्ट पे थी। तो मैं अभी तक के वीडियो में बार बार नहीं बोलता था स्पीड ज्यादा तो टाइम स्लो, स्पीड ज्यादा तो टाइम स्लो। वहां पर जब मैं स्पीड बोल रहा हूं आई मीन कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, जहां पर कोई एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन नहीं है। मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बातें करें हम, तब हम बोल सकते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम आएगा। ठीक है, पर दिक्कत क्या आया, लोगों ने आइंस्टीन को बोला कि ब्रो तो व्हाट अबाउट नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, उन फ्रेम्स का क्या जो एक्सेलरेट हो रहे हैं या डी एक्सेलरेट हो रहे हैं। उसके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, 1905 में उसने ये डिस्कवरी की थी और उसको 1905 में उसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी और उसको 10 साल लग गए जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने में। मतलब इनर्शियल फ्रेम से नॉन इनर्शियल फ्रेम में जंप करके एक बहुत सक्सेसफुल थ्योरी बनाने में उसको पूरे 10 साल लग गए। क्या था वो थ्योरी? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो मैं अभी समझाऊंगा। उसको समझाने से पहले हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि जियोडेसिक्स क्या होते हैं। ठीक है, सिंपल टर्म्स में अगर ज्योमेट्री में बोले तो अ जियोडेसिक इज कॉमनली अ कर्व रिप्रेजेंटिंग इन सम सेंस द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सरफेस। मतलब कि जियोडेसिक्स उन कर्व्स को बोलते हैं जो किसी भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तुम बोलोगे यार स्पेस है, स्पेस में दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, ऑफ कोर्स होता है। लेकिन हम लोग अभी अर्थ का बात करें तो सी अर्थ कर्व्ड है। ठीक है, अर्थ कर्व्ड है, मतलब मेरे को एक पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है तो मैं धरती में छेद करके नहीं जा सकता हूं। मेरे को कौन सा पाथ फॉलो करना पड़ेगा? ऐसे घूम के, क्योंकि अर्थ खुद ही कर्व्ड है। जैसे कि यहां पर ये डायग्राम में दिख रहा है कि तुमको इस एक्स से दूसरे एक्स तक जाना है, तो तुम क्या इमेजिन करोगे? टू डायमेंशनल फोटो देख के बोलोगे अरे सर यहां से यहां जाओ ना। राइट? रॉन्ग, तुम यहां से यहां नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अर्थ कर्व्ड है, तो तुम ऐसे जाओगे। मतलब थ्री डायमेंशनल में दिखाऊं तो ये ऐसा कर्व्ड है, तुम बोल रहे हो सर यहां से यहां जाना ऐसे जाना पड़ेगा, लेकिन तुम यहां से ऐसे से नहीं जा सकते हो, तुमको पूरा ऐसे जाना पड़ेगा। मतलब तुम्हारा फ्यूल ज्यादा खर्चा होगा। ठीक है, तो ये क्या है? जियोडेसिक। जियोडेसिक मतलब क्या कि दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कोई भी कर्व जो दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है वो होता है जियोडेसिक। टू डायमेंशनल वर्ल्ड में जियोडेसिक जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। मतलब किसी भी टू डायमेंशंस में अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखें तो वो एक जियोडेसिक होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इज अ जियोडेसिक इन टू डायमेंशंस। पर थ्री डायमेंशंस और फोर डायमेंशंस में कोई ऐसा स्पेशल स्ट्रेट लाइन काम नहीं करता है, तो वहां पर हम लोग सिर्फ जियोडेसिक वर्ड ही जियोडेसिक टर्म ही यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स कम टू आइंस्टीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, बहुत मजा आने वाला है इसमें, तो इसको स्टार्ट करते हैं। आइंस्टीन प्रपोज्ड दैट स्पेस टाइम इज नॉट फ्लैट बट इज कर्व्ड एंड डिस्टॉर्टेड बाय मास एंड एनर्जी इन इट। तो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शॉर्टेस्ट टर्म्स में क्या बोलती है? वो बोलती है कि जो स्पेस है वो मास और एनर्जी के प्रेजेंस की वजह से कर्व्ड हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो स्ट्रेट नहीं रहता है, फ्लैट नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है? इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, और मेरे पास एनिमेशंस मुझे आते नहीं इतने अच्छे से, तो मैं तुमको एनिमेशन बना के भी नहीं दिखा सकता हूँ, बट मैं अपने हाथों का यूज करके कोशिश करूंगा समझाने का। ठीक है, ये दुनिया, ये तुमको फ्लैट दिख रही है, जो स्पेस है उसको फ्लैट अपन मान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको वो लगती है फ्लैट है। तो जब फ्लैट स्पेस है, हम क्या बोल रहे हैं? ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन है। अब आइंस्टीन ने क्या बोला है कि अगर तुम स्पेस में कोई मास रख दो, मान लो यहाँ पर एक स्फीयर रख दिया मैंने, या मैंने कुछ एनर्जी कंसेंट्रेट करके यहाँ पर रख दिया, तो उस एनर्जी और मास की वजह से क्या होगा? ये स्पेस कर्व्ड हो जाएगा। कर्व्ड मतलब क्या हो गया कि अभी मेरे को यहां से यहां जाना था तो मैं ऐसे चल दे रहा था सीधा सीधा, लेकिन अब स्पेस कर्व्ड हो जाएगा तो मैं चाह कर भी ऐसे नहीं जा सकता हूं। तुम बोलोगे सर बीच में कुछ है ही नहीं ना, चले जाओ। नहीं, बीच में स्पेस ही नहीं है स्पेस ही कर्व्ड हो गया। जब स्पेस ही नहीं है बीच में तो मैं ऐसे मेरे को जाना पड़ेगा जहां पर स्पेस अवेलेबल है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब आइंस्टीन क्या बोल रहे हैं
कि स्पेस ही कर्व्ड हो जाता है, मतलब वहां पर खाली रह गया। मैं ना तुमको एक पिक्चर से इसको विजुअलाइज कराता हूँ। यहाँ पर देखो, ये स्पेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं ये जो लाइंस हैं, और बीच में यहाँ पर अर्थ है। अर्थ का मास होता है, अर्थ का जो मास है उस वजह से ये अर्थ स्पेस को कर्व्ड कर दिया। अब स्पेस को कर्व्ड करने की वजह से क्या हुआ कि अगर तुम जाना भी चाहते हो तो तुमको ऐसे ही जाना पड़ेगा, तुम ऐसे सीधा सीधा नहीं जा सकते क्योंकि बीच में है ही नहीं स्पेस। ठीक है, ऐसा आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बोला। तो उसने क्या बोला कि स्पेस कर्व्ड हो जाता है, कर्व्ड होने की वजह से जो भी पार्टिकल्स है उनको जियोडेसिक फॉलो करना पड़ता है। जियोडेसिक्स क्या होता है, स्पेस में कर्व्ड हुआ तो जो स्पेस अवेलेबल है उसी में घूम के जाएगा ना। जैसे अर्थ में अपन बीच से नहीं जा सकते थे, अपन ऐसे जाते थे। ऑल्दो अर्थ के केस में क्या था कि हमारे पास टेक्निक नहीं है, मशीन नहीं है, वरना हम छेद के भी जा सकते हैं। बट स्पेस के केस में ऐसा नहीं है। स्पेस के केस में तुमको बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी चाहिए अगर तुम स्पेस के बीच से जाना चाहते हो, अगर स्पेस कर्व्ड है तो, जिसको हम लोग वर्म होल्स का नाम देते हैं, जो बाद में पढ़ेंगे, जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अभी कोई उसका प्रूफ नहीं है, प्रैक्टिकली तो हम नहीं बना सकते वो चीज। बट इतना समझ लो कि स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ, इस वजह से हमको पूरा का पूरा ऐसे घूम के जाना पड़ता है। और वही चीज को आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया। अब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आया कहां से आइंस्टीन के दिमाग में? मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था मैंने ना कि न्यूटन रॉन्ग था और आइंस्टीन ग्रेविटी डिस्कवर नहीं कर रहा था। ठीक है, तो फिर ये ग्रेविटी में पहुंचा कैसे? बात चल रहा था कि इनर्शियल फ्रेम में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एप्लीकेबल है, तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहां पर एप्लीकेबल होगी, यही प्रॉब्लम था। ठीक है, तो उसने बोला कि नॉन इनर्शियल फ्रेम्स हैं, उनके बारे में लेट्स टॉक अबाउट। तो आइंस्टीन ने बोला कि अच्छा, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है, मतलब एक्सेलरेटेड या डी एक्सेलरेटेड फ्रेम्स। तो उसने बोला कि तो एक्सेलरेशन है क्या चीज, व्हाट इज एक्सेलरेशन? तुम बोलोगे सर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये तो डेफिनेशन हो गया। लेकिन आइंस्टीन को फील नहीं आ रहा था एक्सेलरेशन का, तो वो कई टाइम से, कई महीनों से, साल भर से उन्होंने सोचे पड़ा है कि एक्सेलरेशन है क्या चीज, होता क्या है, फोर्स क्या होता है, कैसे आता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक बार वो लेक्चर देने जा रहा था और वो लिफ्ट में था, और लिफ्ट में जब वो ऊपर ऐसे जा रहा था तो उसको महसूस हुआ कि नीचे उस पर फोर्स लग रहा है, जो तुमने भी महसूस किया होगा जब तुम लिफ्ट में जाते हो। तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो तुमको थोड़ा भारी सापन आता है, तुमको लगता है कि नीचे तुमको कोई खींच रहा है, राइट? आइंस्टीन ने यही चीज को बोला कि यार मैं जब लिफ्ट में था तो मुझे नीचे कोई फोर्स लग रहा है, ऐसा महसूस हुआ। तो उसने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या बोला, इमेजिन करते हैं कि मैं एक लिफ्ट में हूं और बाहर दुनिया में नहीं हूं, मैं स्पेस में हूं, मतलब मैं अर्थ पे नहीं हूं, मैं स्पेस पे हूं। अब स्पेस पे अगर तुम लिफ्ट में खड़े हो तो तुम जीरो ग्रेविटी में हो, तो तुम ऐसे हवा में उड़ रहे हो। ठीक है, अब क्या किया, लिफ्ट को मैंने एक डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की तरफ बहुत 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर मैं उसको पुश कर रहा हूं। ठीक है, अब ये जो लिफ्ट है जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, उसकी वजह से क्या होगा, मेरे पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा। इससे क्या होगा, जो बंदा, मतलब मैं जब अंदर खड़ा हूं लिफ्ट के, मेरे को पता नहीं बाहर में स्पेस है कि मैं धरती पे, मेरे को कुछ नहीं पता है, मैं बस लिफ्ट के अंदर खड़ा हूं। मेरे को क्या महसूस होगा कि मेरे को ये जो लिफ्ट है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींच रहा है। तो मैं नहीं बता पाऊंगा अंदर बैठे बैठे कि क्या ये लिफ्ट एक्सेलरेट हो रहा है या ये ग्रेविटी है जो मेरे को खींच रही है। तो आइंस्टीन ने ये थॉट एक्सपेरिमेंट करके बोला कि अगर वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटी, इट कुड मीन दैट ग्रेविटी इज इटसेल्फ एक्सेलरेशन। तो उसने क्या बोला, ग्रेविटेशन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की तरह कोई फोर्स नहीं है, रेदर इट इज जस्ट एन एक्सेलरेशन। तो लोगों ने बोला कि क्या चीज का एक्सेलरेशन, कहां से आ रही है एक्सेलरेशन? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसने स्पेस कर्वेचर का एक्सप्लेनेशन दिया कि जब भी कोई मास या एनर्जी कहीं पर आता है स्पेस में तो वो स्पेस कर्व्ड हो जाती है। उस कर्वेचर की वजह से हमको ये जो फोर्स दिखाई देता है, वो जो एक्सेलरेशन लग रही है वो महसूस होती है। तो जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वो दो मासेस की अट्रैक्शन की वजह से नहीं आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि स्पेस कर्व्ड हो गया मास और एनर्जी की वजह से, और उस कर्वेचर को फॉलो ही करना पड़ता है हर पार्टिकल को, हर लाइट को, हर एनर्जी को। ये नेचर का रूल है और इस वजह से हम उस पाथ को फॉलो करते हैं और हमको लगता है कि नहीं भैया, हमको तो ग्रेविटी खींच रही है। मतलब तुम अभी खड़े हो, यहां से कूदोगे, तुम नीचे गिरोगे, तो तुम नीचे इसलिए नहीं जा रहे हो तुमको पृथ्वी खींच रही है, तुम नीचे इसलिए जा रहे हो क्योंकि यहाँ का कर्वेचर बैंड है ऐसा नीचे साइड, तो तुम नीचे गिर रहे हो। ठीक है, ये बोला आइंस्टीन ने। तो समझ गए कि कहां से कहां आया। इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम की बातें करनी थी तो एक्सेलरेशन को समझना था, एक्सेलरेशन समझते समझते ये ग्रेविटेशन पे आ गया। तो इसका टास्क ये नहीं था कि ग्रेविटी को तुमने गलत प्रूफ किया तो तुम ही सही प्रूफ करो,
पर ये अपना ही थ्योरी को जनरल बनाते, स्पेशल थ्योरी को जनरल थ्योरी में कन्वर्ट करते करते इसने कोइंसिडेंटली गलती से ये डिस्कवर कर लिया कि ग्रेविटी जो है वो ऐसे काम करती है। ठीक, इन आइंस्टीन थ्योरी ऑब्जेक्ट मूव्स इन जियोडेसिक, जो मैंने बोला कि उसकी थ्योरी में क्या है भैया कि जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है उसको फॉलो करेगा पार्टिकल, या जो भी लाइट या एनर्जी है वो हर कोई शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेगी। और शॉर्टेस्ट पाथ किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है तुम्हारे मास पे या तुम्हारे एनर्जी पे, क्योंकि वो मास और एनर्जी स्पेस को डिस्टॉर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ मैटर द जियोडेसिक्स इन 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम कोरस्पॉन्ड्स टू लाइंस इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो ये क्या, इस लाइन का मतलब क्या है कि 4 डायमेंशनल वर्ल्ड जो है अपना स्पेस टाइम है, उसमें जो भी मास है वो मास को अगर हटा दो तो वो एकदम फ्लैट हो जाता है। स्पेस फ्लैट हो गया मतलब कि तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जैसे ही तुम इसमें कुछ भी मास या एनर्जी लाओगे तो क्या होगा, वो फ्लैटनेस डिस्टॉर्ट हो जाएगा और फिर वो जो जियोडेसिक था, जो स्ट्रेट लाइन था, वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, वो कुछ ऐसा घूमा हुआ हो जाएगा या कुछ और डिजाइन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मास एंड एनर्जी, और उसके शेप वगैरह पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नाउ when space-time is not flat due to distortion by matter and energy, objects' path appear to be bent, giving the impression that a force is acting on them. मतलब क्या हुआ कि वो जो पाथ फॉलो कर रहे हैं पार्टिकल, जो जियोडेसिक फॉलो कर रहे हैं, उस फॉलो होने की वजह से हम ऐसे महसूस करते हैं कि ये फोर्स लग रहा है। मतलब हमको लग रहा होता है कि ग्रेविटी खींच रही है, पर ग्रेविटी नहीं खींच रही है। हम लोग सिंपली स्पेस टाइम में जो शॉर्टेस्ट पाथ्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो, इससे क्या, अब ये थ्योरीज ने दे दी भाई, क्या फोड़ू थ्योरी दे दी, लेकिन लोग ऐसे मानेंगे थोड़ी, भाई तू बोल रहा है तो होता है, तूने मैथमेटिक्स भी दे दिया, चल ठीक है, फिर भी लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब तू बोल रहा है कि मास है, उससे क्या हो रहा है कि ग्रेविटी, स्पेस बेंड हो जा रहा है। स्पेस कैसे बेंड हो सकता है? स्पेस तो स्पेस है ना। सेंस नहीं आ रही थी लोगों को। फिर एक और इम्प्लीकेशन आया इसकी थ्योरी का। इसकी थ्योरी ने बोला कि कोई भी मास या एनर्जी, जो भी चीज है, वो जियोडेसिक को फॉलो करती है, स्पेस कर्वेचर को फॉलो करती है। तो लोगों ने बोला कि अच्छा ठीक है भाई, ऐसा बात है, बीच में अर्थ है और अर्थ की वजह से स्पेस डिस्टॉर्ट है, तो उस वजह से चलो पार्टिकल तो अर्थ पे गिर रहे हैं, मतलब इफेक्ट हो रहा है उस कर्वेचर का। लेकिन व्हाट अबाउट लाइट? लाइट भी तो एनर्जी है और वो भी भाई स्पेस को ही फॉलो करेगी ना। तुम बोल रहे स्पेस डिस्टॉर्ट हो गया है, तो वो तो डिस्टॉर्टेड स्पेस में ही जाएगी। तो जो फोर्स हम लोग महसूस करते हैं, पार्टिकल्स जो हैं जिनके पास मास है, वही चीज लाइट को भी महसूस करना चाहिए, क्योंकि वो तो भाई तुम्हारे हिसाब से मास पे नहीं डिपेंड कर रहा है, वो तो कर्वेचर पे डिपेंड कर रहे हैं स्पेस के। तो सही था ये इम्प्लीकेशन। मतलब लोगों ने डाउट पूछा तो उसने बोला हाँ भाई ऐसा ही होगा, उसने प्रेडिक्ट कर दिया। अब उसने बोला कि वो कर्वेचर इतना कम डिस्टॉर्ट होता है अर्थ वगैरह में कि वी डोंट नो फॉर श्योर, कि मतलब हम चेक कैसे करें। तो इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने ना बोला कि जब सोलर इक्लिप्स होगा ना, तो हम पीछे से ना स्टार्स को देखेंगे कि स्टार का पोजीशन शिफ्ट होता है कि नहीं। बताता हूं, रुक जाओ, ठीक है। इसने बोला कि जैसे मान लो ये एक स्टार है, ठीक, और ये दूसरा स्टार, ये ऑब्जर्वेंट पोजीशन है। तो थ्योरी क्या थी आइंस्टीन की कि अगर रियल स्टार का लाइट जो आ रहा है और ग्रेविटी की वजह से ये जो स्पेस कर्व्ड हो रहा है, उस वजह से ये जो लाइट है वो भी कर्वेचर फॉलो पाथ करेगी, तो हमको ये जो दिखेगा उसका पोजीशन एक्चुअल में यहां दिखना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट था, इसी को प्रूव करना था, ठीक है। ये लोगों ने क्या किया, सोलर इक्लिप्स का वेट किया। इक्लिप्स का वेट क्यों किया? क्योंकि भाई इक्लिप्स नहीं रहेगा तो सूरज के लाइट ही इतना ज्यादा होता है कि हम लोग इस स्टार का लाइट नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सोलर इक्लिप्स हुआ। सोलर इक्लिप्स के बाद क्या किया कि ये सोलर इक्लिप्स में ये तो चलो इनका लाइट बंद हो गया। अब ये जो स्टार था, इसका लाइट आ रहा था, वो डिस्टॉर्ट हुआ और इन्होंने फोटो खींच लिया, ठीक है। फोटो कुछ ऐसा आया। अब यहाँ पर ये जो सैटेलाइट है, ये अब अर्थ तो इलेप्टिकली घूम रहा है, तो ये जो सैटेलाइट है वो यहाँ पर एक बार आएगा। अब जब ये यहाँ पर आएगा तो ये जब ऑब्जर्व करेगा तो बोलेगा कि अरे स्टार तो यहाँ पर है। मतलब जब हम यहाँ पर थे तो हमको स्टार यहाँ पर दिखाई दे रहा था, और जब हम यहाँ पर आ गए तो स्टार हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कचड़ा हो गया है, मैं समझ सकता हूँ कि मैंने पूरा कचड़ा कर दिया डायग्राम पे, पर चीजों को समझ रहे हो कि जब हमारा पोजीशन यहाँ था तो हमको ये यहाँ दिखाई दिया, जब हम अपोजिट साइड में गए तो हमको यहाँ दिखाई दिया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने बोला कि अरे भैया फोटोग्राफी से हम प्रूव करते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सही है, लाइट ग्रेविटी से बेंड होता है।
सिर्फ मास नहीं, मतलब न्यूटन ने मास खेला था, इसने बोला नहीं मास नहीं, इट इज अबाउट स्पेस टाइम कर्वेचर। ठीक है, अब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसने बता दी, चलो प्रूफ भी मिल गया। 1919 में इसका प्रूफ मिला। ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग वाला कांड जब हुआ था उसी ईयर में इन्होंने ये पता चल गया इनको कि चलो रिलेटिविटी सही है। फिर भी लोगों को तो भरोसा ही नहीं होता है। क्यों होगा भरोसा भाई, कोई सेंस ही नहीं आ रही ऐसी चीजें कि स्पेस टाइम कर्व्ड है, टाइम स्लो हो जाता है, ये क्या बातें हैं। तो लोग, आइंस्टीन फेमस हो चुका था क्योंकि उसकी थ्योरी प्रूव्ड भी हो रही थी और उसका मैथ्स भी सही था, लेकिन फिर भी कई लोगों को ये पसंद नहीं था कि ये सही होगा, उनको मानना नहीं था। तो हुआ क्या कि जब पहली बार जीपीएस लॉन्च हुआ था, जब सैटेलाइट लॉन्च हुए थे, तो उनकी जो टाइमिंग थी, क्लॉक सिस्टम था, वो नॉर्मली रखा गया। मतलब उसमें कोई रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगा गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया कि स्पेस में जाने से ग्रेविटी कम हो जाता है और ये पार्टिकल ऐसे ऐसे, मतलब ये घूम रहा है अपना सैटेलाइट, तो उसकी स्पीड भी अलग है, तो टाइम में डिफरेंस आएगा। नहीं माने, उनको बोला कि अरे फालतू आइंस्टीन बेवकूफ है। गया ये सैटेलाइट ऊपर और जीपीएस का जो था पहला सैटेलाइट का, वो बहुत ही अनएक्यूरेट वैल्यू देने लगा। मतलब आप यहाँ पर खड़े हो आपको बताएगा आप दिल्ली में खड़े हो, दिल्ली में खड़े हो बताएगा आप मुंबई में खड़े हो, पोजीशन एकदम गड़बड़ हो गया। तब इनको पता चला कि बाबूजी ये तो मतलब रिलेटिविटी सही है। फिर इन्होंने दोबारा जीपीएस लॉन्च किया रिलेटिविटी के इक्वेशंस यूज करके, और इन्होंने बोला कि हाँ अब चीजें सही काम कर रही हैं। तो रिलेटिविटी नहीं होती तो ये जो तुम जीपीएस यूज करके गूगल मैप में घूमते हो, हर जगह घूम नहीं पाते। ठीक है, तो थैंक्स टू आइंस्टीन बाबा। ठीक, अब यहां से क्या लास्ट इंप्लीकेशन क्या निकला आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से? यहां से ये निकला कि जब हम मास को रखते हैं, एनर्जी को कहीं रखते हैं, तो स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। लेकिन हमको पता है स्पेस और टाइम अलग नहीं है, मतलब कि टाइम भी डिस्टॉर्ट होता है। अब इसका मतलब क्या, स्पेस के साथ अगर टाइम डिस्टॉर्ट हो रहा है तो टाइम डिस्टॉर्ट का मतलब क्या? डिस्टॉर्ट का मतलब कि जहां भी ज्यादा ग्रेविटी रहेगी, जहां भी ज्यादा मास रहेगा, वहां पर टाइम स्लो हो जाएगा। जैसे स्पेशल थ्योरी के केस में था कि जितना ज्यादा स्पीड उतना टाइम स्लो, जितना ज्यादा ग्रेविटी उतना टाइम स्लो। तो अगर टाइम ट्रेवल करने का मन है ना, अगर तुमको 2100 में जाना है अर्थ पे, तो तुम एक काम करो, एक रॉकेट बुक करो और एक किसी भारी प्लेनेट के पास जाके, या फिर किसी सन के पास, या किसी और ब्लैक होल के पास जाके ना अपना ऐसे मतलब 2-4 सेकंड के लिए जाओ। ठीक है, 10 दिन के लिए या 12 दिन के लिए वहां रुको, और तुम्हारे वहां पर 12 दिन बीते होंगे, यहाँ पर 120 साल बीत चुके होंगे, फिर तुम वापिस आ जाओ। तो तुम्हारे लिए सिर्फ 12 दिन और 24 दिन ही बीते हैं, पर हमारे लिए 120 साल बीत चुका है। तो तुम जब वहां से जाके ऐसे आओगे तो तुम बोलोगे कि अरे मैं तो फ्यूचर में आ गया, मैं तो 2020 में मूव करके गया था और 24 दिन में मैं वापस आया तो मैं 2120 में पहुंच गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ, हाँ मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया, 2020 है तो 120 मतलब 2140। ठीक है, तो तुम 2140 में आ जाओगे। तो दिस इज हाउ यू कैन टाइम ट्रेवल। अब ये डायरेक्ट टाइम ट्रेवल नहीं है ना, जैसा मूवीज में दिखाता है। मूवीज के एक्सपेक्टेशन मत रखा करो। एक फनी बात बताता हूँ टाइम ट्रेवल का। देखो ये सन है, ये अपना, ये देखो ये सन है, ठीक है, ये तो अपना अर्थ है। अब इस अर्थ पे तुम हो, तुमने टाइम मशीन बनाई, तुमने 6 महीने का फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने का सोचा, तुमने 6th मंथ का टाइम डाला कि चलो आगे से 6th मंथ, जब तक कोरोना का वैक्सीन आ जाएगा तब पहुंचते हैं। अब तुमने वो दबा दिया बटन। ठीक है, अब हुआ क्या, तब तक 6 महीने में अर्थ तो आ गया घूम के भाई इस साइड, और तुम हो यहीं के यहीं। तो स्पेस में तुम आओगे 6 महीने बाद और फिर स्पेस में ही रह जाओगे अकेले। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि नहीं सर मैं क्या करूंगा ना, 1 साल का टाइमिंग लगाऊंगा और वहीं पर आ जाऊंगा। नहीं भाई, स्पेस में भी जो अर्थ है वो पूरा सोलर सिस्टम भी ऐसे मूव कर रहा है। मतलब तुम कुछ भी कर लो, तुम सेम पोजीशन पे अर्थ पे तो नहीं आ सकते हो। तो टाइम ट्रेवल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, डिस्कवरी हो भी जाएगा, टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, तब भी तुमको सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ पर किस पोजीशन में आना है। पता चला कि तुम टाइम ट्रेवल किए और 10 साल बाद यहाँ पर एक जहाँ पर से तुम टाइम ट्रेवल कर रहे हो वहां पर बहुत सारा मिट्टी का ढेर बन गया, या फिर यहाँ पर बाढ़ आ गया तो समुद्र है यहाँ पर और तुम समुद्र के नीचे घुस गए 100 साल बाद में। तो इट्स अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो टाइम ट्रेवल है वो अच्छा है। स्पेस शटल लो, जाओ हाई ग्रेविटी में रहो, और हाई ग्रेविटी की वजह से तुम्हारा टाइम स्लो हो जाएगा, तो तुम्हारे 1 साल बीतेंगे, अर्थ पे 100 साल बीत जाएगा, मस्त वापिस आओ और टाइम ट्रेवल हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही था। अब स्पेशल थ्योरी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अब वापस से मैं क्वांटम फिजिक्स पे आने वाला हूँ। तो अगले के 2 पार्ट्स जो हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के पार्ट 4 और पार्ट 5, उनमें हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे, फंडामेंटल फोर्सेस को डिस्कशन करेंगे, जहां पर हम ये समझेंगे कि दुनिया में जितनी भी फोर्सेस हैं वो सारी क्लासीफाई हो सकती हैं 4 फोर्सेस के अंदर में। ठीक है, क्या क्या है 4 फोर्सेस? ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स।
अब तुम बोलो कि सर फ्रिक्शन भी तो होता है, सर मस्कुलर फोर्स भी होता है, सारे फोर्स जो हैं इन चारों के अंदर ही आते हैं। टेंशन फोर्स से लेकर हर चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे आते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बोसॉन्स और फर्मियंस के बारे में। बोसॉन्स और फर्मियंस नाम से नहीं डरना है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। फिर पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रोवीक फोर्स। फिर पढ़ेंगे QCD मतलब, हाँ सॉरी सॉरी है ना, आई गॉट अ लिटिल बर्प फ्रॉम माई खाना पीना है, फास्ट फूड खा खा के ऐसी हो रखा है हालत। ठीक है, तो हम लोग QCD पढ़ेंगे, क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे GUT, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। उसके बाद वी विल स्टडी स्टैंडर्ड मॉडल। फिर पढ़ेंगे वैक्यूम फ्लक्चुएशन। वैक्यूम फ्लक्चुएशन में क्या पढ़ेंगे कि वैक्यूम एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जो हम बोलते हैं ना स्पेस में जाएंगे वहां पर वैक्यूम होता है, वैक्यूम मतलब क्या समझते हैं हम कि कुछ नहीं है वहां पर, बट एक्चुअल में वैक्यूम कभी भी शांत नहीं रहता है। वैक्यूम हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, वहां पर पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, फिर एनाहिलेट हो जाते हैं, जनरेट होते हैं, एनाहिलेट हो जाते हैं, और इस तरीके से फ्लक्चुएशन चलता रहता है। और फिर लास्ट में स्ट्रिंग थ्योरी और M थ्योरी है ना। इस द ग्रैंड डिजाइन की सीरीज में मैं बार बार स्ट्रिंग थ्योरी M थ्योरी पे आ जा रहा हूँ, क्योंकि ये थ्योरीज ही ऐसी थ्योरी हैं जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के क्लोज हैं। दे आर नॉट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, अभी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नहीं बना है। तो किसी को जाके ये मत बोलना कि श्रेष्ठ सर ने बताया था M थ्योरी तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है, नहीं है वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इट इज क्लोज टू थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, बट वी डोंट हैव अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग राइट नाउ। ठीक है, चलो फिर नमस्ते टाटा, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पसंद आए तो, अगर चैनल पे नए हो तो, और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलो फिर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।